हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम गुरुकुल क्लासेस। आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी लोअर में है या तुम्हारा वीडियो में पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा है, कोई भी एग्जाम में चाहे आप लेखपाल देगा उसमें पूछा गया था, वो सारे के सारे वीकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक जरूर देखें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने यही है कि अनुस्वर किसका कार्य करता है। देखो, जो अनुस्वर होता है, अनुस्वर किसका कार्य करता है। मेन चीज अगर मैं बात बोलूँ, अनुस्वर होता क्या है। जो अनुस्वर आपके होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, चंद्र बिंदु का कार्य करते हैं। चंद्र बिंदु का मतलब मैं जैसे मैं आपसे बोलूँ आपके सामने, जैसे अनुस्वर में मैंने बोला अंग, देखो मैंने अंग लिखा, तो अंग का मतलब है कि अंग में मैंने क्या करा, ये चंद्र बिंदी लगा दी। तो ये जो चंद्र बिंदी होती है इसका कार्य करते हैं कौन, अनुस्वर। दूसरा मैंने लिखा अंकित। अब देखो अंकित जब मैंने लिखा है तो अंकित में क्या होगा, तुम्हारा चंद्र बिंदु लगेगी ऊपर, तो ये अनुस्वर का कार्य करेगी नहीं करेगी। हमने क्या रखा, हमने यही रखा है इसमें कि जो हमारा अनुस्वर होता है वो किसका कार्य करता है, चंद्र बिंदु का कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरी चीज़ और है अनुस्वर के बारे में। दूसरी चीज़ क्या है अनुस्वर के बारे में, दूसरी चीज़ ये है कि हमने माना कि इसमें वायु जो है केवल नाक से निकलती है। अनुस्वर का एक मेन खासियत हो रहा है कि इसमें जो वायु निकलती है कहाँ से निकलती है, आपकी नाक से निकलती है। आगे बात समझ में, तो इसका क्या रख दो आप, इसमें वायु कहाँ से निकलती है, अनुस्वर में नाक से वायु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब देखो संयुक्त स्वर की बात करूँ, पहली बात तो मैं ये बात करता हूँ आपके सामने, ये संयुक्त स्वर जो भाग होता है वो किसको भाग होता है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं हम, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा हास्य स्वर, एक होता है संधि स्वर। संधि स्वर के ही दो भाग होते हैं, एक दीर्घ स्वर होता है, एक होता है संयुक्त स्वर। अब देखो संयुक्त स्वर क्या होता है, देखो दीर्घ स्वर वे होते हैं जो जो सजातीय जातियों के स्वर से मिल के बने होती हैं। इनकी संख्या 3 होती है, किनकी, दीर्घ स्वर की। जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। किससे होते हैं, सजातीय से मिल से होते हैं। लेकिन जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये किससे मिलकर होते हैं, विजातीय संख्याओं के मेल से बने होते हैं, अलग अलग जाति के। जैसे आ का मेल ई से कर दिया तो अलग जाति हो गई ना, तो इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन सी। बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है इनमें से दंत नहीं है। अब देखो दंत की बात करूं मैं, अगर मैं दंत की बात करूं तो दंत कौन सा नहीं हो सकता, तो दंते की बात कर रहे हैं साहब। तो जो तुम्हारा ऑप्शन है ला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ला है वो दंत नहीं है, क्योंकि ता दा या ये क्या है, दंत है, लेकिन जो ला है वो क्या है तुम्हारा, दंत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, अगला क्वेश्चन है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। जो टा वर्ग है आपकी उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर। तो मैंने क्या बताया था, जो जो तुम्हारी टा वर्ग, वर्ग कितने होते हैं तुम्हारे, 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 4 स्वर आते हैं, सॉरी 4 व्यंजन आते हैं वो, सॉरी एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, तो 5 वर्ग हैं, तो 5×5 तो कितने आएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो स्पर्श व्यंजन होगी आपके कितने, 25। अब मैं बात करता हूँ इसमें, जो स्पर्श व्यंजन आपके कितने आ गए, 25 आ गए। आगे अभी कह रहा है कि जो टा वर्ग है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो टा वर्ग है वो तुम्हारी मूर्धन्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, मूर्धन्य। तो का वर्ग कंठ ध्वनि, चा वर्ग तालव्य ध्वनि और ता वर्ग दंत ध्वनि। तो ये कह रहा है कि टा वर्ग कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनि है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, जैसे कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि, मतलब निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अब तो पार्श्विक ध्वनि की बात करता हूँ, पार्श्विक ध्वनि होती कौन सी है।
पार्श्विक ध्वनि वो कहलाती है जो वायु जीभ के बगल से निकलती है, मतलब कि जो हवा होगी, जो वायु होगी, वो क्या है, जीभ के बगल से निकल रहेगी, उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ला। ला क्या है, एक पार्श्विक ध्वनि है, जो ला है आपकी वो क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। क्या है, पार्श्विक ध्वनि। तो ऑप्शन बी क्या है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पार्श्विक ध्वनि कहलाती है ला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य स्वर नहीं है। अब देखो, एक होता है कंठोष्ठ स्वर, जिसमें कंठ का और ओठ, मतलब कंठ का और जो होठ होते हैं उनका मेल होता है, वो कंठोष्ठ होता है। एक होता है कंठ का और तालव्य का, तालु, जिसका मेल होता है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं हम। पहली चीज, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ कि देखो, एक कंठ हो गया, कंठ में का, खा, गा, घा। अब देखो स्वर की बात कर रहा है तो कंठ स्वर में होते हैं तुम्हारे। देखो कंठ स्वर की बात करूँ मैं, कंठ स्वर में रखूंगा मैं तुम्हारे। देखो कंठ स्वर देखो, छोटा और बड़ा, ये आगे कंठ में। उसके बाद तालु, तालु में छोटा और छोटी ई और बड़ी ई, कौन से में आ गए, तालु में आ गए। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा मूर्धन्य, मूर्धन्य में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन सा था, छोटा ऊ। जैसे मैंने बोला आपके सामने, देखो पहला होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। अब कंठ में क्या आता है तुम्हारा, कंठ में आता है तुम्हारा छोटा और बड़ा। उसके बाद में आता है तुम्हारा तालु। अब तालु में कौन सा आता है, छोटी और बड़ी। उसके बाद में आता है तुम्हारा क्या, मूर्धन्य। अब जो मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य में एक ही शब्द आता है जिसको कहते हैं ऋण। जो रे से स्थिति होती है, एक ही शब्द आता है मूर्धन्य में। उसके बाद में आता है तुम्हारा ओष्ठ। अब जो ओष्ठ होता है, जो ओष्ठ में क्या आता है तुम्हारा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किस में आ गया तुम्हारे, ओष्ठ में आ गए। कंठ आ गया छोटा बड़ा, मूर्धन्य आ गया रे से ऋषि, तालु आ गया छोटी बड़ी, ओष्ठ आ गया छोटा ऊ बड़ा ऊ। लेकिन जब हम कंठ का मेल, ये कंठ का मेल किससे करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। मतलब कि छोटा आ का मेल छोटे ऊ से करें, या छोटा आ का मेल बड़े ऊ से करें, या छोटा बड़ा आ का मेल छोटे ऊ से करें, या बड़ा आ का मेल बड़े ऊ से करें, तो हमारा बना गया कंठोष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, कंठोष्ठ बनेगा। या हम जब कंठ का मेल किससे करते हैं, तालु से करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, कंठ तालव्य बनेगा। बात समझ में आ गई। इसी आगे अब देखो, ये कराएगी, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो जो कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा ऑप्शन डी। तो ये किस में आया था, लोअर सब स्पेक्ट्रम में आया हुआ सवाल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अभी कराएगी, इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो मैंने एक बात बताई थी आपकी कि मूल जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया मूल जो दीर्घ स्वर मिलेंगे आपको, तीन मिलेंगे। तीन मिलेंगे, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। तो देखो, बड़ा आ गया, बड़ी आएगी, बड़ा ऊ आ गई, ओ नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहली ध्वनि आती है युग्मक ध्वनि। कौन सी आती है, युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि का मतलब होता है एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है। मतलब कि जैसे दिल्ली, दा, दिल्ली, ला, दो बार शब्द हो गया, दिक्कत का डबल बार शब्द हो गया। इसमें क्या होगा, एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, मतलब दो बार प्रयोग की जाती है एक ही ध्वनि, उसे क्या कहते हैं हम, युग्मक ध्वनि कहते हैं। आगे आती है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि कौन सी होती है, दो या दो से अधिक संयुक्त युक्त रूप से स्वर के सहारे बोली जाती है। जैसे त्रिशूल, ज्ञानी, क्षत्रिय, जैसे का और सा, ता और रा है, तत्र का हो जाता ता और रा। तो इस प्रकार से क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप से बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। एक आता है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि कौन सी होती है, एक ही ध्वनि का दो व्यंजनों में संयुक्त होता है। जैसे कि बोलूँगा मैं संभल, और जैसे बोलो संयुक्त। इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। उसके बाद में आता है पारस्परिक ध्वनि। पारस्परिक ध्वनि कौन सी होती हैं, त्रुटिपूर्ण अवधारणा। जो त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं बनती हैं वो कौन सी होती हैं, पारस्परिक ध्वनि होती हैं। तो ध्वनि कितने प्रकार की हो गई, चार प्रकार की। युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और पारंपरिक ध्वनि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने।
अगला आता है कि आपको मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला होता है तुम्हारा मात्रा के आधार पर, एक होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लेकिन कहीं कहीं आपको तीन देखने के मिलेंगे, संक्षेप हो जाता है। तीसरा कौन सा होता है, वो विलुप्त स्वर होता है। कौन सा होता है, विलुप्त स्वर। तो कहाँ मिलेंगे, तीन होंगे। वैसे मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, अगर देखो काल के प्रकार पूछता है तो कितने होते हैं, दो होते हैं। लेकिन मात्रा के आधार पर पूछता है तो कहीं कहीं दो नहीं, आपको तीन देखने के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा देखने के लिए, तीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तीन मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो जिह्वा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बात करता हूँ कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो यूपी यूनिवर्सिटी वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसमें पूछा गया था सवाल का कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अब देखो तीन प्रकार का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये जीव है, जीव की मैंने तीन आकृतियाँ बीच में से कर दी हैं इसमें। अब देखो ये जो पहली आकृति है इसकी सबसे पहले जो आगे की आकृति है वो क्या है, अग्र। क्या है वो, अग्र। लेकिन बीच के क्या है, ये मध्य है। क्या है, मध्य। और पीछे का क्या है, ये पश्च। पीछे का क्या है, पश्च। तो इसमें तीन भाग हो गए तुम्हारा, अग्र, आगे का भाग अग्र, मध्य का भाग, बीच के बाद मध्य और पीछे का भाग पश्च। अब देखो मैंने क्या बोला, मध्य। मध्य में एक ही स्वर बोला जाता है जो होता है हमारा क्या, छोटा आ। जो छोटा स्वर है आपका वो क्या बोला जाएगा, मध्य में बोला जाएगा। बाकी के तुम्हारे जो अग्र स्वर में आता है तुम्हारे दो आते हैं, एक तो छोटा ई और एक आता है बड़ा ई, और ए और ए। बात समझ में आ गई। ये तो आ गया तुम्हारे किस में, अग्र स्वर में। बाकी जो भी स्वर बचे तुम्हारे छः के छः, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ओ, आओ, वो किस में बोले जाएंगे। बाकी जो छः स्वर बचे हैं आपके वो किस में बोले जाएंगे, तुम्हारे पश्चिम स्वर में। तो अगर आपसे पूछ लेता है बताइए मध्य स्वर में बोलने वालों की स्वर की बोलने वाली संख्या कितनी है, एक। अग्र स्वर में बोलने वालों की संख्या कितनी है, चार। आपसे पूछेगा आगे कि बताइए पश्चिम स्वर में बोलने वालों की संख्या कितनी है, छः। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो जीवा के आधार पर पूछ रहा तो कितने प्रकार के हो गए स्वर, तीन प्रकार के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक वर्ण बनता है, मतलब एक से अधिक जब वर्णों का मेल होता है आपस में, जैसे हमने का मेल रा से कर दिया तो क्या हो, एक से अधिक वर्ण होगा तो कर हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, एक अक्षर बन गया। क्या बन गया, एक अक्षर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने में। अब आगे पूछ रहा है आपकी कि छोटा ई, बड़े ई, चा, जा, जा, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। अब देखो मैंने बताया था जो स्वर होता है छोटी ई और बड़ी ई, वो किस में आते हैं, आपके तालु में आते हैं। और चा, छा, झा भी किस में आते हैं, आपके तालु में आते हैं, तालब्य। इसे तालु भी कह सकते हैं, तालब्य भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑफ तालब्य। तो ये देखो यूपी ट्रिपल एस की वीडियो में पूछा गया था सवाल था 2018 की सेकंड शिफ्ट में ये रखा गया था। मैंने बताया मैं सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में रखूँगा। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हो रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब जो व्यंजन की सहायता में उच्चारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा स्वर कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण किसमें किया जाता है, व्यंजनों की सहायता में किया जाता है। व्यंजन की सहायता करने में इनका स्वर का उच्चारण होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सवाल का आंसर क्या होगा, स्वर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजक कौन सा है। अब देखो अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहा है कि बताइए इनमें से अल्प प्राण व्यंजक कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं है चलो कोई अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो देखो अल्प प्राण वो होता है जिसमें कम, हमारा जो शब्द हम जो वर्ण बोलते हैं मुँह से उसमें कम निकलती है, कम हवा हमारे मुख से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण क्या होता है, जो भारी होते हैं जिससे अधिक हवा निकलती है, क्या कहते हैं, 1 किलो अल्प प्राण, 2 किलो महाप्राण, वो होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अब एक चीज़ और,
अब देखो मैंने बोला कि अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है, उच्चारण, अल्पप्राण का क्या होता है, इनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु हवा से निकलती है। मैंने बताया था 1 किलो अल्पप्राण, 2 किलो महाप्राण। तो जब हम अल्पप्राण शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उनसे क्या निकलती है, हमारे मुख से हवा निकलती है। या हम कह सकते हैं कि जो विषम स्थान वाले होते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें विषम स्थान वाले कह सकते हैं 1, 3, 5, जो विषम स्थान वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण कैसे कहते हैं, जो सम स्थान वाले होते हैं, जैसे कि 2, 4। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन, या प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है, या विषम स्थान वालों के कहते हैं हम। इसका ये कोड है, कोड याद रखना है आपको। कोड क्या है इसका, 135 कोड किसका है आपका, अल्पप्राण व्यंजन का है। 135 मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। देखो पहला इसमें है नहीं, तीसरा इसमें है गा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब देखो हम जब किसी अक्षर का वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं। अब देखो दा लिखेंगे, दा में हलंत लगाएंगे, लगा दिया, उसके आगे लिखेंगे ऋण। अब देखो यहाँ रा है, ये तो वैसा वाला रा है ऋण वाला, तो ऋण लिख दिया, प्लस गा में हलंत लगाया, लिख दिया छोटा आ। क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ क्या होता है, एक स्वर होता है। हर एक व्यंजन के साथ क्या होगा, एक स्वर होगा। क्योंकि जो व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की ही सहायता से होता है। तो सीधी सी बात है, हर एक व्यंजन में क्या होगा, आपको एक स्वर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर मैं बात करूँ, ये जो सवाल पूछा गया था यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट रानगर 2018 की शिफ्ट में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये कह रहा है उद्वान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, उद्वान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। अब ये जो धा है, ये वाला दा जो है, ये दो शब्दों के मिल से मिलकर होता है। एक तो दा के और एक हलंत लगा दा के बीच और या के, इन दोनों के मेल से मिलकर क्या होता है, उद्वान होता है। तो देखो एक तो छोटा हुआ आ गया। अब छोटा हुआ यहाँ प्लस क्या आ गया तुम्हारा, प्लस दा में हलंत लगा है, प्लस क्या लगा या, प्लस बड़ा आ गया के साथ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बैठेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मतलब कि जिनकी ध्वनि केवल और केवल किससे निकलेगी, तुम्हारी मुख से निकलेगी, वे क्या कहलाते हैं तुम्हारे, ये आपको बताना है। नाक से नहीं निकलती है, केवल किससे निकलती है, मुख से निकलती है। किससे निकलती है, मुख से। तो मैंने बताया था कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलेगी, किससे निकलेगी, जिनके उच्चारण वायु केवल किससे निकलती है, मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, मौखिक स्वर कहते हैं या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अगर आपको कहीं मौखिक स्वर देखने को मिलेगा तो आप ऑप्शन में क्या लगा के आओगे, मौखिक स्वर। जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल कहाँ से निकलती है, मुख से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं, या क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन डी क्या बैठेगा, बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। तो मैंने बताया था कि जिनका उच्चारण करते समय या जिनकी उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि कहाँ से निकलेगी, मुंह से निकलेगी, उन्हें क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। या दूसरा शब्द देखने के लिए मिलेगा, निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं। इसका सवाल का आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। आगे अगला जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं। अब तो अर्धविवृत स्वर की एक बात होती है। बात क्या होती है, ये जो तुम्हारे विवृत अर्धविवृत ये जो होते हैं स्वरों का वर्गीकरण होता है। लेकिन जो स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कितने प्रकार से हुआ है, स्वरों का वर्गीकरण वो 4 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से हुआ है स्वरों का वर्गीकरण, 4 प्रकार से हुआ है। अगर मैं 4 प्रकार से देखने मांगू, पहला आता है तुम्हारा विवृत स्वर। क्या आता है, विवृत स्वर। एक आता है आपका क्या आता है, अर्धविवृत स्वर, ये आपके सामने है ही। एक आता है संवृत स्वर। क्या आता है, संवृत स्वर। एक आता है अर्ध संवृत स्वर। 4 हो गए। अब देखो जो विवृत स्वर होता है उसमें क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। जो विवृत स्वर होता है उसमें क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। जैसे बोलूँ आ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ में आपका मुंह पूरा खुल रहा है, तो वो किस में आएगा, तुम्हारा विवृत स्वर में आएगा। एक ही आएगा तुम्हारा विवृत स्वर में, बड़ा आ। विवृत स्वर में क्या आएगा आपका, एक ही स्वर आएगा जो आएगा बड़ा आ। बात समझ में आ गई। आएगा होता अर्ध विवृत स्वर।
अर्धविभ्रत स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। अर्धविभ्रत स्वर वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, उन्हें अर्धविभ्रत स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए ओ औ, जैसे कि अगर मैं बोला छोटा ऐ ऐनक ओ ओखली, ये क्या है तुम्हारा अर्धविभ्रत स्वर है। एक आता है तुम्हारा संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन सा होता है तुम्हारा, संवृत स्वर वो होते हैं मुख द्वार लगभग बंद रहता है। संवृत स्वर छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ चार होते हैं संवृत स्वर में। अर्ध संवृत स्वर में तुम्हारे दो ही देखने के लिए मिलेंगे, जिनके स्वर में उच्चारण में स्वर आधा बंद रहता है। जिन स्वरों का जो उच्चारण होता है उसमें क्या होता है, स्वर आधा बंद रहता है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अर्ध संवृत स्वर, ए और औ। तो हमसे पूछ रहा है कि अर्ध संवृत स्वर है, इनमें आपको बताना है कि इसमें से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है, बताइए। तो इनमें से कौन सा अर्ध संवृत स्वर, मैंने क्या बताया था, छोटा ए औ और ए। तो देखो इसमें क्या है तुम्हारा, बड़ा है नहीं है। अब बड़ा क्या है तुम्हारा, विवृत स्वर है। उसके बाद में बड़ाऊ, बड़ाऊ भी नहीं है। उसके बाद में ये जो ऐ है, ऐनक, ये क्या है तुम्हारा अर्धविभ्रत स्वर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बैठेगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सारे के सारे जो स्पर्श व्यंजन है, मतलब जो स्पर्श व्यंजन आए हैं तुम्हारे, वो स्पर्श व्यंजन पहला वर्ग का। स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 वर्ग होते हैं और 5 में हर एक में 5 होते हैं, तो 25 हो गए। तो जैसे कि का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का स्पर्श व्यंजन हो गए। और तो कैसे मुझे रहा है कि इस सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, इनमें से बताना है कौन से वर्ग में। तो का आ गया, रा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो क्या रा एक स्पर्श व्यंजन है, गलत हो गया। आगे अच्छा, हा एक स्पर्श व्यंजन है, नहीं, गलत हो गया। क्या सा है, नहीं, गलत हो गया। तो क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट था। तो एक चा भी है, का भी है, पा भी है और दा भी है, ये चारों के चारों स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, आपसे पूछ रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, कि सभी महाप्राण जो वर्ण हैं वर्ग वर्णों वाला वर्ग कौन सा। आपको बताना है कि सारे के सारे जिसमें महाप्राण आते हैं वो ऑप्शन आपका कौन सा बैठेगा। तो महाप्राण का मतलब मैंने बताया था जो सम स्थान वाले होते हैं। कौन से होते हैं महाप्राण, कौन से होते हैं जो सम स्थान वाले होते हैं, जिनका कोड होता है 24। 24 का मतलब है कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, वो क्या होगा सम स्थान वाले। तो मैंने दूसरा लिया खा, और देखो खा ले लिया, उसके बाद फिर दूसरा लिया मैंने, क्या ले लिया फिर दूसरा, और दूसरा क्या आ जाएगा तो अच्छा, फिर दूसरा ले लिया ठा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बैठ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मैंने भी बताया था पीछे, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है तो वो क्या कहलाती है तुम्हारी युग्मक ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है, युग्मक ध्वनि का मतलब जैसे दिल्ली, बिल्ली। एक ध्वनि का दिक्कत, शक्कर, एक ध्वनि का 2 बार प्रयोग हुआ। देखो अब आगे जैसे कि मैंने लिखा शक्कर, अभी एक ही ध्वनि है का, अब इसका 2 बार प्रयोग हुआ नहीं हुआ, तो द्वित्व हो गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारा युग्मक ध्वनि आ गई। कौन सी आ गई, युग्मक ध्वनि आ गई। तो एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है तुम्हारा युग्मक ध्वनि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस किसमें पूछा गया था आपका, व्यायाम प्रशिक्षण परीक्षा द्वितीय पाली हुई थी उसमें पूछा गया था, उसे क्या कहते हैं, लिपि। आगे अन्य अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन पूछा पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, मतलब पा फा बा मा जो व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं। देखो फा ओष्ट, पा फा बा मा बोल के देख लो, ओष्ट। होठ जो ऊपर नीचे बोलेंगे आपको तो होठ से बोले जाते हैं, तो ओष्ट व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ओष्ट व्यंजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जब दो व्यंजनों को आपस में मिलते हैं, जैसे ता का मेल रा से करा तो क्या आ गया, त्रा आ गया।
का मेल सा सकारा दो व्यंजन है, इनका मिल का आ गया श्रा आ गया। तो क्या आ गया, दो व्यंजन आपस में मिले तो वे क्या कहलाए, संयुक्त व्यंजन कहलाए, क्योंकि उनको संयुक्त कर दिया, मेल कर दिया आपस में, तो क्या कहलाए वो संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने, बताइए स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, घोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। बताइए इनमें से कौन सा है। जो आपका महाप्राण ध्वनि भी है, स्पर्श व्यंजन भी, अब देखो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, का खा गा घा, और देखो कंठ ध्वनि है, कंठ से बोलेगा कावी गावी खावी गावी। उसके बाद में तुम्हारा अघोष भी है, और उसके बाद में क्या है तुम्हारा महाप्राण भी। देखो महाप्राण का कोड बताया था मैंने, क्या होता है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा, मतलब सम स्थान वाले दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, महाप्राण कहलाता है। अब दूसरे में खा गया और चौथे में क्या आ गया, घा आ गया। देखो सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे अब आता है अब आता है अघोष। अब अघोष का जो कोड होता है वो क्या होता है, 112, सॉरी क्या होता है 12। मतलब कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, महाप्राण हो जाता है। अब देखो पहला तो है नहीं तो दूसरा है, तो क्या घा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका बैठेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है आपके सामने, बताइए इनमें से वो बताइए कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि बतानी है आपको, जिसका दंतोष्ठ ध्वनि। अब मैंने बताया था दंतोष्ठ ध्वनि कौन कौन सी है, तो आपको इसका आंसर दीजिए, बताइए दंतोष्ठ ध्वनि। अब देखो दंतोष्ठ ध्वनि की बात करूँ मैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा दंत मूल्य मिलेगा, दंतोष्ठ मिलेगा। दंतोष्ठ मतलब दांत प्लस होठ से जो मिलकर जो उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। अब जो दंतोष्ठ ध्वनि मिलेगी आपको देखने में क्या मिलेगी, शुद्ध उच्चारण में दो ही होती हैं। क्या होती हैं, दो होती हैं, एक तो फा और एक वा। इसके दोनों ही आंसर सही होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। उच्चारण में बिल्कुल आपको शुद्ध रूप से उच्चारण क्या मिलेंगे, दंतोष्ठ ध्वनि दो मिलेंगी, फा और एक वा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन बैठेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी क्या है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग से के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब कि जब हम हिंदी स्वर का वर्गीकरण जीभ के आधार पर करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, मान लो कि जीभ है, अब जीभ के हम तीन भाग करेंगे। क्या करेंगे, तीन भाग हमने बीच में से कर दिए। ये आ गया मध्य स्वर, ये आ गया तुम्हारा अग्रस्वर, ये आ गया तुम्हारा पश्च स्वर। तो बचा कौन सा, कोई सा। तो ये जो विवृत स्वर है ये अलग है, ये इसका भाग नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी क्या बैठेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। तो आज सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।